ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजराइल की पुलिस यरूशलेम के पुराने शहर में मौजूद अल अक्सा मस्जिद में घुस गई और वहां रमजान के महीने में नमाज पढ़ रहे लोगों पर टूट पड़ी। पुलिस की पिटाई से कम 14 फिलिस्तीनियों के घायल होने की खबर है, लेकिन इजराइल इस हिंसा के लिए फिलिस्तीन को ही कसूरवार ठहरा रहा है। उसका कहना है कि शुरुआत फिलिस्तीन ने की। इजराइल का आरोप है कि नकाबपोश फिलिस्तीनी पटाखे, पत्थर और लाठियां लेकर मस्जिद में दाखिल हुए, इसलिए उसे एक्शन लेने के लिए मस्जिद में घुसना पड़ा। इजराइल ने 400 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपने लोगों पर इजराइल के एक्शन से फिलिस्तीन आग बबूला है। उसने इजराइल को धमकी दी है कि अगर उसने लक्ष्मण रेखा लांघी तो बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। इस वजह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बीते कुछ वक्त से जो हिंसा हो रही है वो भयानक शक्ल लेती जा रही है। एक बार फिर इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन हो सकता है, क्योंकि 2 साल पहले 2021 में भी इसी अल अक्सा मस्जिद में हुई झड़पों की वजह से इजराइल और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के बीच जोरदार लड़ाई हुई थी। दोनों 10 दिन तक लड़े थे, लेकिन इस बार आर या पार का युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई उनमें इजराइल की पुलिस यरूशलेम के पुराने शहर में मौजूद अल अक्सा मस्जिद के अंदर घुसती दिखी, मगर उसके कदम पड़ते ही मस्जिद में पटाखों पर पटाखे पट पड़े। इजराइल की पुलिस का कहना है कि उसके मस्जिद में एंट्री लेते ही उस पर पत्थर फेंके गए, यहां तक कि फिलिस्तीन के लोगों ने उस पर पटाखे भी छोड़ दिए। अपनी बात साबित करने के लिए इजराइल की पुलिस ने मस्जिद से बरामद किए गए पटाखे भी दिखाए और सामने आए एक दूसरे वीडियो में अल अक्सा मस्जिद के अंदर मुंह ढके कुछ लोग पटाखे जलाते हुए भी नजर आए। लेकिन यरूशलेम के पुराने शहर में हिंसा कोई नई बात नहीं। वहां आए दिन इजराइल के यहूदी और फिलिस्तीन के मुसलमान भिड़ते रहते हैं, क्योंकि यरूशलेम का पुराना शहर आज से नहीं बल्कि अरसे से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की जड़ है। 1967 से यरूशलेम के पुराने शहर पर इजराइल का कब्जा है और यरूशलेम के उसी पुराने शहर में अल अक्सा मस्जिद है, जिसे मुसलमान मक्का और मदीना के बाद अपना तीसरा सबसे अहम धार्मिक स्थल मानते हैं। दिक्कत यह है कि जिसे मुसलमान अल अक्सा मस्जिद कहते हैं, इजराइल के लिए वो यहूदियों का धार्मिक स्थल टेम्पल माउंट है और रमजान का महीना तो चल ही रहा है। अब यहूदियों का त्योहार पासओवर भी शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है यहूदी अपने त्योहार पर टेम्पल माउंट जाते ही। लेकिन इजराइल का आरोप है कि यहूदियों को वहां आने से रोकने के लिए फिलिस्तीन के लोग पटाखे, लाठियां और पत्थर लेकर मस्जिद के अंदर घुस गए और उन्होंने मस्जिद को अंदर से बंद कर दिया। इसलिए इजराइल की पुलिस अल अक्सा मस्जिद में घुसी और उसने वहां लोगों पर काबू पाने के लिए स्टन ग्रेनेड दाग दिए। वो लोगों को डंडों और राइफल से पीटती हुई भी नजर आई। इजराइल की पुलिस ने इतनी मारपीट की कि महिलाओं की चीखों के शोर से पूरी मस्जिद गूंज उठी। या अल्लाह, या अल्लाह। बताया गया कि मारपीट में कम से कम 14 फिलिस्तीनी घायल हो गए। वहीं इजराइल ने कम से कम 400 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर लिया। और फिर फिलिस्तीन का चरमपंथी संगठन हमास गुस्से से फट पड़ा, लेकिन उसके रॉकेट अटैक के जवाब में इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर बड़ा हमला कर दिया। इजराइल के मुताबिक अल अक्सा मस्जिद में कार्रवाई के बाद गाजा पट्टी से उस पर कई रॉकेट दागे गए, जिससे बौखलाई इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी के कई इलाकों में बमों की बारिश कर दी। इजराइल की इस कार्रवाई से वो इलाके थर्रा उठे। इसके साथ ही इजराइल की सेना ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो के जरिए दावा किया गया कि गाजा पट्टी में चरमपंथी संगठन हमास का एक ठिकाना तबाह हो गया। इन हमलों के कई घंटों बाद तक गाजा पट्टी में जगह जगह धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। बाद में फिलिस्तीन ने यह आरोप लगाया कि वहां मौजूद कुछ शरणार्थी शिविरों को भी इन हमलों से नुकसान पहुंचा। इधर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप पर विपक्ष को झटका लगा। इस मुद्दे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से देश की सबसे बड़ी अदालत ने इनकार कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ना तो इस तरह से इस मामले को सुन सकती है और ना ही निर्देश दे सकती है। विपक्ष की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजीआई ने साफ कर दिया कि नेताओं की गिरफ्तारी का नियम आम लोगों से अलग नहीं हो सकता। साथ ही ईडी या दूसरी जांच एजेंसी को किसी मामले की जांच और गिरफ्तारी से भी नहीं रोका जा सकता। हालांकि अगर किसी को दिक्कत है तो वो कोर्ट में अपील कर सकता है। उधर ईरान में छात्राओं पर हो रहे जहरीली गैस के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। एक बार फिर वहां के स्कूल की 20 से ज्यादा छात्राओं को अचानक अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इन सभी छात्राओं को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। मसला केवल इन 20 छात्राओं का नहीं है, बल्कि पूरे ईरान की छात्राओं का है, क्योंकि लड़कियों के स्कूलों में जहरीली गैस के हमले नवंबर महीने से हो रहे हैं। मार्च में तो खुद ईरान के सुप्रीम लीडर ने हमलों के दोषी को सजाए मौत देने की बात कह दी थी। उसके बाद स्कूल की छुट्टियां हो गई और हमलों की घटनाएं बंद हो गई। लेकिन जैसे ही स्कूल खुले, छात्राओं की जान पर फिर मुसीबत आ गई। स्कूलों के खुलते ही जहरीली गैस के हमले में 20 छात्राओं को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और छात्राओं के दिलों में फिर डर पैदा हो गया। हैरानी की बात यह है कि अब तक ईरान की जांच एजेंसियों के पास इन हमलों से जुड़ी कोई अहम जानकारी नहीं है। यहां तक कि यह भी पता नहीं चल पाया कि इन हमलों के पीछे कौन है। इसलिए एक बार फिर माना जाने लगा है कि ये हमले ईरान में लड़कियों को डराने के लिए किए जा रहे हैं। दावा यह है कि लड़कियों को स्कूल भेजने से रोकना ही इन हमलों का मकसद है।
अब तक ईरान की 5000 छात्राओं पर इस तरह के केमिकल अटैक हो चुके हैं। ईरान में हिजाब के विरोध में हुए आंदोलन ने कुछ महीने पहले सरकार को हिलाकर रख दिया था। इस आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका स्कूली छात्राओं की थी, जिन्होंने कैमरे के सामने खुलेआम हिजाब जलाए थे। माना जा रहा है कि ईरान में छात्राओं से अब उसी आंदोलन का बदला लिया जा रहा है। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने काला सागर में अपने जंगी जहाजों की संख्या बढ़ाकर 15 कर दी। इन 15 जंगी जहाजों में 6 तो खतरनाक मिसाइलों से भी लैस हैं, जिसके बाद आशंका जताई गई कि यूक्रेन पर मिसाइल हमलों की बाढ़ आ सकती है, क्योंकि जंग में अब तक रूस ने कभी भी एक साथ मिसाइलों से लैस इतने जंगी जहाज काला सागर में नहीं भेजे थे। और इसीलिए यूक्रेन में इस बात का खौफ बढ़ गया कि जल्द ही उसके कई शहरों पर बड़ा हमला होगा। कहा जा रहा है कि यह हमला ठीक वैसा ही होगा जैसा जंग की शुरुआत में हुआ था, जब काला सागर से दागी गई कलिब्र मिसाइलों ने यूक्रेन के शहरों में हाहाकार मचा दिया था। और इस बार भी रूस इन्हीं मिसाइलों से ही यूक्रेन को दहलाना चाहता है। खबर के मुताबिक रूस ने कुल 15 जंगी जहाजों में 6 पर 40 कलिब्र मिसाइलों को तैनात किया है, जो आने वाले दिनों में जंग की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि अगर इनसे हमला हुआ तो फिर यूक्रेन को अपने शहर बचा पाना मुश्किल होगा। इधर गृह मंत्रालय ने हनुमान जयंती पर सभी राज्यों को कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के दिशा निर्देश जारी किए। कुछ दिन पहले रामनवमी पर देश के कुछ राज्यों में भड़की हिंसा को देखते हुए ये दिशा निर्देश जारी किए गए थे और कहा गया कि सभी राज्य हनुमान जयंती के मौके पर सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाएं। साथ ही राज्यों को ये निर्देश भी दिए गए कि वो कानून व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त रखें, ताकि कोई भी ऐसी घटना न हो जिससे शांति भंग होने का खतरा पैदा हो। उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट में सरेंडर के लिए पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां पॉर्न स्टार केस में उनके ऊपर 34 आरोप तय किए गए। इसी केस में सरेंडर करने के कोर्ट के आदेश के बाद ट्रंप न्यूयॉर्क पहुंचे थे, जहां की मैनहट्टन कोर्ट में पहुंचते ही पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट के बाहर ट्रंप के समर्थक और विरोधी दोनों बड़ी संख्या में मौजूद रहे और वहां उनके बीच टकराव भी देखने को मिला, जबकि कोर्ट में मौजूद ट्रंप के ऊपर 34 आरोप तय किए गए। ट्रंप पर लगाए गए सभी आरोप 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को चुप रहने के लिए पैसे देने से जुड़े। आरोप है कि उस वक्त ट्रंप ने स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 1 करोड़ रुपए दिए थे, ताकि वो 2006 में ट्रंप के साथ बनाए गए यौन संबंधों पर कुछ न बोलें। इसके साथ ही ट्रंप पर यह आरोप भी लगे कि उन्होंने 2016 में चुनावों में फायदे के लिए कई गलत जानकारियां दी। हालांकि कोर्ट में ट्रंप ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को नकार दिया और खुद को निर्दोष बताया। और ट्रंप का पक्ष सुनने के बाद मैनहट्टन कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 4 दिसंबर की तारीख तय कर दी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट से निकले और फिर उनका काफिला एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया, जहां उनका निजी विमान खड़ा था। और उसी विमान से ट्रंप न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए रवाना हो गए। फ्लोरिडा में अपने घर पहुंचने के बाद ट्रंप ने वहां मौजूद समर्थकों को संबोधित किया। वहां ट्रंप ने बाइडेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। Interfere with our elections by using law enforcement. We can't let that happen. ट्रंप ने आरोप लगाया कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गया है। वहीं ट्रंप के केस पर व्हाइट हाउस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप का केस बाइडेन के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इस बीच पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों ने ही पाकिस्तान की फौज का ऐसा मजाक उड़ाया कि पाकिस्तान की फौज की पूरी दुनिया में फजीहत हो गई। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में मौजूद तालिबान के संगठन टीटीपी ने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है। और पाकिस्तान की फौज टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमलों के सामने पूरी तरह लाचार दिख रही है। जुजलाट में पाकिस्तान की फौज ने टीटीपी को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के इशारे पर चलने वाला संगठन बता दिया। टीटीपी ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान की फौज की पूरी दुनिया के सामने फजीहत हो गई। टीटीपी ने पाकिस्तान की सेना की दुखती रग छेड़ दी और कश्मीर याद दिला दिया। उसने साफ कहा कि पाकिस्तान की फौज पूरी तरह नाकाबिल है, जो कश्मीर का 1 इंच हासिल नहीं कर पाई। और इस बयान ने पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। पाकिस्तान की फौज के कई अफसर पिछले कुछ महीनों में तालिबान के हमलों में मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान की सरकार अफगानिस्तान की सरकार से दखल देने की मांग भी कर चुकी है, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहे। खबर है कि तालिबान ने साफ कर दिया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कोई आतंकी नहीं कर रहा। मतलब ये कि पाकिस्तान की फौज पर हो रहे हमलों को तालिबान ने पाकिस्तान का आंतरिक मसला कहकर पल्ला झाड़ लिया। इसलिए पाकिस्तान की सरकार और सेना पूरी तरह लाचार है। पाकिस्तान की टेंशन ये भी है कि तालिबान के हाथ अमेरिकी फौज के बेहद खतरनाक हथियार लग चुके हैं, जिनके दम पर पाकिस्तान में बैठे तालिबान हर रोज अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं।